एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। इस चैनल के ऊपर हम बॉटनी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सभी का डिस्कशन करते हैं। और अभी जो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के यूपी के अंदर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हम स्पेसिफिकली उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए आज हम जो जीके का पेपर होगा 30 मार्क्स जिसके के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर, उसकी आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज जो 2024 के अंदर जो यूपीएचईएससी का पेपर हुआ था जो कि निरस्त हो चुका है, उसके हम जीके के क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा पैटर्न के अंदर, क्योंकि सिलेबस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर सा, बट ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना। ठीक है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है राजभाषा से ही, ठीक है, तो जो राजभाषा है, राजभाषा का मतलब हिंदी से है यहाँ पे, ठीक है। तो वो और कीर्ति मतलब उसके अंदर कीर्ति आए, उसका यूज़ हो सके, ठीक है, उसका पुरस्कार की योजना है ये। तो वो किस लिए हो सकती है? टू इनकरेज द यूज़ ऑफ हिंदी ऑफ द ऑफिशियल वर्क, टू इनकरेज इंग्लिश इन द ऑफिशियल वर्क, टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड टू ऑनर हिंदी पोइट्स। तो अभी इंग्लिश से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है, ना ही ये रीजनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड बात है, तो इस वजह से इन दोनों को तो कट कर दिया जाए। अब बचते हैं आपके पास में टू ऑनर हिंदी पोइट्स या फिर टू इनकरेज द यूज़ ऑफ हिंदी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल वर्क। तो यहाँ पे कीर्ति की बात है तो आपको लग सकता है कि टू ऑनर हिंदी पोइट्स, बट ये वाला नहीं है, इसका आंसर ए है। ठीक है, अब ये है क्या कि जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बैंकों आदि में हिंदी का प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। मतलब जितना भी ऑफिशियल वर्क हो रहा है वो सारा हिंदी में हो, उसे प्रोत्साहन देने के लिए जो है इस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का जो है उद्घाटन किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष विभाग, मंत्रालय आदि को हिंदी भाषा के प्रयोग की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये जो है 2015-16 से योजना लागू है। ठीक है, तो जितना हिंदी में जितना बेहतरीन आप काम करेंगे आपको जो है उसका पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, विच ईयर वॉज द उत्सव पोर्टल लॉन्च्ड? तो उत्सव पोर्टल कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ है 2022 के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने जो है लिस्ट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और उनके जो है यहाँ पे बुक से, ठीक है, ऑथर है और उनकी बुक से। तो अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और वीएस न्यूपाल, ठीक है, उनकी यहाँ पे बुक्स दी हुई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द वाइट टाइगर इन अ फ्री स्टेट। तो देखिए कौन सी, तो जो अरविंद अडिगा जी हैं इनकी क्या है, द वाइट टाइगर, और किरण देसाई की यही है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। उसके अलावा अरुंधति रॉय की जो है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और वीएस नेपॉल की जो है ये इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, तो अब आप को क्या लग रहा है भाई कि ए का 3, बी का बी, सी, डी। तो डी का तो 4 है, सी का 1 और बी का 2। तो चेक करते हैं ऐसा कौन सा है। डी का 4, डी का 4, इन दोनों के अंदर है डी का 4 और इसका ये है, तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹20 लाख करोड़ इन 2024? पहली कंपनी थी जो 2024 के अंदर 20 लाख रुपए करोड़ का जो है वो कैपिटलाइजेशन अचीव कर पाई थी। और ये जो है उसका क्वेश्चन है किसका, करंट अफेयर्स का। ठीक है, बाकी देख लेते हैं हम कि हाँ जी ठीक है, रिलायंस थी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जो 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। ठीक है,
पहली भारतीय कंपनी बनी थी 2024 के अंदर ना। तो 2025 में जो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 का, उसके अंदर आया हुआ है। नागौर इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच एरोमेटिक क्रॉप, कौन सी एरोमेटिक क्रॉप है जिसके लिए नागौर प्रसिद्ध है। तो नागौर कहाँ पे है, पहले तो बात नागौर जो है वो राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है। तो नागौर जो फेमस है मेथी के लिए, पान मेथी, ठीक है, जो कि मेथी की एक विशिष्ट किस्म है और अपनी तेज सुगंध और औषधि गुणों के लिए जानी जाती है। तो नागौर इज़ फेमस फॉर द एरोमेटिक क्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंडिया फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोहमी वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड ऑन, मतलब लॉन्च कब हुआ है ये। तो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन है ये भी, ये लॉन्च हुआ है अगस्त 2024 में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है वो एक साल का अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं और आपको जो है बताना है कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ज़्यादातर जो है ये सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ ही इन्होंने दी हुई है। तो अब ये क्या हुआ है कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी ये है दीमापुर के अंदर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये है जी कोलकाता के अंदर ही, ठीक है। फिर वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी, ये आपको मिलेगी कोटा के अंदर, क्योंकि वर्धमान जी ने जो काम किया है वो कोटा के अंदर किया है, फेमस रहे कोटा के अंदर बहुत। और सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी डी, ये है बिलासपुर के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी दीमापुर के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, वर्धमान महावीर कोटा के अंदर और पंडित सुंदरलाल शर्मा ये बिलासपुर के अंदर रही है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय दीमापुर, नेताजी सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी कलकत्ता, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त मतलब ओपन यूनिवर्सिटी ये जो है बिलासपुर के अंदर है। अब यहाँ पे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल के अंदर नहीं आता, वो फॉर्मल के अंदर आता है। तो देखते हैं, अगर आप बात करते हैं फैमिली, तो भैया फैमिली तो इनफॉर्मल में ही आती है, ठीक है। फिर कम्युनिटी, वो भी आपका इनफॉर्मल में आ गया। जनरल गेम्स, अगर सामान्य खेल की आप बात करें, वो भी इनफॉर्मल में आ गया। लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है ये आप कह सकते हैं कि ठीक है ये इनफॉर्मल में आ जाएगा। बाकी परिवार, समुदाय, खेल के मैदान, सामान्य खेल, क्लब, एसोसिएशन, मीडिया, मेले, धार्मिक स्थान, कार्यस्थल आदि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण स्रोत हैं, जबकि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण स्रोत विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सैन्य अकादमी, पुलिस अकादमी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि हैं। हालांकि अपनी गिनती में जो धार्मिक संस्थान को भी माना हुआ है, ठीक है। बाकी सही तो जो है यही सब दिए ना, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सैन्य अकादमी, पुलिस, मतलब अकाडमीज होगी जहाँ पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हो गई है। फिर आपकी जो है स्कूल, कॉलेज और जो है विश्वविद्यालय होते हैं। बट चलिए ठीक है, जैसे आयोग ने से माना है तो हम भी मान लेते हैं भाई। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम बिगिनिंग इन अ सीक्वेंस, तो आपको सीक्वेंस से मतलब बिगिनिंग से लेकर के शुरू करना है। तो क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, मेथड ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च और डाटा कलेक्शन। तो आप कैसे ये करेंगे। और डाटा कलेक्शन से पहले तो जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपके लिए सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम को ढूंढना, ठीक है। उसी के बाद आप आगे की चीज़ें करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आती है प्रॉब्लम को ढूंढना। अब आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली, अब आप उसे जो है ऑब्जेक्ट में करेंगे कि ठीक है, मतलब कहते हैं ना, आप टाइटल बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे आप, तो वो आपका दूसरे नंबर का काम हो जाता है। पीएचडी अगर आप सपोज कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अब इस रिसर्च के अंदर, हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली। अब हो सकता है उस प्रॉब्लम का आपको एक पार्ट को ऑब्जेक्टिव बना, या फिर उस पूरी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव बना ले, वो एक अलग चीज़ है। फिर आप देखेंगे कि आप मेथड्स क्या लगाएंगे, देखिए कौन से आप टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करेंगे, आप वो सब चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आप फील्ड में उतरेंगे और डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका तरीका है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा आपका 1, मतलब जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शंस में चेक करेंगे, 1, फिर 3 और 2 और फिर 4, ठीक है। तो डी आंसर आ गया 1, 3, ये रहा आपका डी, 1, 3, 2, 4। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other as reason. NIRF
इज आर रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन गवर्नमेंट 2015। अब ये इन्होंने बात कह दी। फिर NIRF एम्स टू प्रोवाइड अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो इसमें क्या पहली लाइन आपकी सही है कि हाँ NIRF एक रैंकिंग सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 में शुरू किया था, और इसका मेन एम यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट हो सके जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इस वजह से इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेजर यूज ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स इन द गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर बिग डाटा एनालिटिक्स का क्या यूज होता है? तो क्यों एनालिसिस करना है डाटा को, गवर्नमेंट को इतने बड़े बड़े डाटा का? तो ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज, हाँ ठीक है भाई। प्रेडिक्टिंग द इलेक्शन आउटकम्स, ठीक है भाई। इतने सारी जो है वो जनता वोट करती है करोड़ों में, मतलब सबकी मिला करके अगर आप चेक करें तो भाई उसे डाटा को सबको स्टोर करके रखना वो डाटा एनालिटिक्स के अंदर ही आएगा। फिर एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी, ये भी हो सकता है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, तो वो इंक्रीज़ करने वाली बात तो नहीं आती। बाकी चलिए हम ऑप्शंस चेक करते हैं कौन सा हो सकता है हमारा ऑप्शन, कि जिसमें 1 और 4 को छोड़कर जिसमें आ रहा हो, तो 1 2 3 ये है, बाकी 4 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बाकी के 2 नहीं छोड़े गए, यहाँ पे 4 आ गया, तो उस वजह से ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे 1 छोड़ दिया गया तो ये नहीं है, तो आपका ए आंसर आ गया। ठीक है। Which of the following is not included in the cognitive educational objective proposed by the Bloom? तो ब्लूम ने जो है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम के दिए हुए कोई एक नहीं है, बाकी सब है। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी, और एनालिसिस भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका हिस्सा नहीं था। तो ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यों में ज्ञानबोध, ठीक है, ज्ञानबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन शामिल है। मतलब है एनालिसिस, एप्लीकेशन और कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक अलग चीज़ है, वो नहीं है यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ICT सिस्टम। ICT सिस्टम का कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है? ठीक है, तो हार्डवेयर है ICT के अंदर, सॉफ्टवेयर है, इन्फॉर्मेशन भी है। बायोमेट्रिक सेंसर्स जो है वो ICT के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि ICT के अंदर क्या आता है, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, वो आता है इस ICT के अंदर। तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वो बायोमेट्रिक में नहीं है। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर विच इज़ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज़, जब वो बना था उसी टाइम पे वो कर दी गई थी, वो आती है ROM, ठीक है। तभी जो है उसकी मेमोरी जिसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसे उसके निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, वो रीड ऑनली मेमोरी होती है, ठीक है। और रोम में संग्रहित डाटा आमतौर पर स्थायी या अर्धस्थायी होता है। ये तो स्थायी होता है, फिर अर्धस्थायी मतलब टेम्परेरी या फिर सेमी टेम्परेरी आप कह सकते हो, सॉरी परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट आप कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल? कौन सा है जो AI टूल नहीं है? जेमिनाई है, सभी को पता है। चैट GPT है, ये भी सभी को पता है। बाकी क्लाउड भी है, ये भी सभी को पता होगा लगभग। प्ले स्टोर नहीं है, तो प्ले स्टोर नहीं है, ये तो सभी को ही पता था, अगर क्लाउड में कोई कन्फ्यूजन हो भी। तो ऐसा कौन सा है जो कॉज है सॉइल पॉल्यूशन के? ओजोन से सॉइल का क्या लेना देना? एसिड रेन बिल्कुल, स्मॉग बिल्कुल, एरोसॉल बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन के कौन से कारण हैं? ओजोन का कोई लेना देना नहीं है सॉइल पॉल्यूशन से, ठीक है, ये तो इसे तो आप निकाल ही दीजिए, ठीक। एरोसॉल ये भी हवा के अंदर होते हैं, स्मॉग भी हवा के अंदर होता है। एसिड रेन गिरेगी मिट्टी के ऊपर तो ये उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। लिम्बिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट होता है भैया? तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये एक आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बाकी सबका नहीं होता, तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसार साइट इन द इंडिया ऑन December 31, 2024 में कौन सी थी जो नई नहीं है, मतलब ऐड की गई है? तो ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुंदरबन वेटलैंड है, और सुल्तानपुर है, ये नहीं है। बाकी बट अगर हम इसकी ऑप्शंस की बात करें तो वो आयोग ने कुछ अलग ही दिया हुआ है अपनी मर्जी का, ठीक है, तो उसने ऑल दे दिया, ठीक है। बट हाँ कौन सा 3
3 तो है, रामगढ़ मतलब 2 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कोई सा है ही नहीं जिसके अंदर 2 ना हो, ठीक है। तो फिर ये डी है जिसके अंदर 2 नहीं है, बट तो बाकी का भी है, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन, बैरन आइलैंड कहाँ पर है? तो बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, अंडमान के अंदर है, और जो है ये इंडिया का एक ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। इन विच ईयर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे वॉज स्टैब्लिश, तो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे कब बना था? ये बना था 1954 के अंदर ये बन चुका था, ठीक है। आणविक ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे की स्थापना जनवरी 1954 में हुई थी। बाद में इसके संस्थापक होमी जे भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मतलब जिसे आप BARC कहते हैं, वो रख दिया गया था, ठीक है। पर इसकी शुरुआत जो है वो 1954 में ही हो गई थी और इसके संस्थापक होमी जे भाभा थे। हाँ, तो वो एक मतलब अलग मत समझना, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे। रामसार सिलोज एंड नेम ऑफ द साइलोज पेयर्ड बिलो, ठीक है। मतलब स्टेट्स वगैरह दे रखी है आपको रामसार की, और मतलब स्टेट्स रामसार साइट्स दे रखी है और फिर जो ये स्टेट्स दे रखी है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो शाक्य मध्य प्रदेश, ठीक है जी। सिरपुर वेटलैंड मेघालय त्रिपुरा, ये गलत है जी, ठीक है। पाला वेटलैंड मेघालय, ये भी गलत है जी। और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, ये सही है। तो आपके आंसर में आ जाएगा 1 और 4। अब देख लीजिए 1 और 4 किस में है, ये रहा, ठीक है। इन विच इंस्क्रिप्शन बोथ कालिदास एंड भैरवी आर मेंशन्ड बाय देयर नेम्स, ऐसी कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिसपे जो कालिदास और भैरवी दोनों का इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है? इसका आंसर है जी बी, अहोल चिश्ती के अंदर जो है कालिदास और भैरवी दोनों का मेंशन किया हुआ है, जो कि संस्कृत के अंदर जो है ये इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिए हुए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, मतलब पुलकेशिन 2 के दरबारी कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने अहोल शिलालेख लिखा था जिसपे कालिदास और भारवी दोनों का नाम लिखा गया है और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो क्या है, चालुक्य की किंग थे पुलकेशिन 2, उनके दरबारी कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने अहोल शिलालेख लिखा था और जिसमें कालिदास और भारवी के बारे में लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत में है। विच रैंक वॉज गिवन टू गांधी इन ब्रिटिश आर्मी एट द टाइम ऑफ जुलू रिवॉल्ट इन द सदर्न अफ्रीका, क्या रैंक थी गांधी जी के पास में उस टाइम पे? तो गांधी जी जो थे वो सार्जेंट मेजर थी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जूलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजी सेना में अस्थायी तौर पर सर्जेंट मेजर का पद दे दिया गया था। यह भारतीय स्ट्रेचर वाहक दल का नेतृत्व करने के लिए दिया गया था, कि जो भारतीय स्ट्रेचर वाहक दल है उसकी वो करो तुम, नेतृत्व करो। यह दल घायल ब्रिटिश सैनिकों एवं जूलू लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करता था, ठीक है। मतलब उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले ग्रुप के जो है उन्हें लीडर बना दिया गया था। इन विच लैंग्वेज वॉज बाबरनामा रिटर्न, तो बाबरनामा किस उसमें लिखी गई है? वो तुर्किश में लिखी गई है। और वो लिखी किसने थी? से मतलब नाम क्या है इसका? तुजुर्क ए बाबरी, ठीक है। तो और ये इसका बाबरनामा मुगल बादशाह के बाद आत्मकथा है ये, ठीक है, आत्मकथा है उनकी ये, और मूल रूप से जो है ये चगताई तुर्की में लिखी गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब PIL जिसे बोल देते हैं, कहाँ से लिया गया है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये लिया गया है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA से लिया गया है। तो जनहित याचिका की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त अमेरिका के राज्य में हुई थी। फिर भारत में जनहित याचिका की दिशा में न्यायमूर्ति VR कृष्ण का नाम VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती ने जो है इसमें अग्रिम भूमिका निभाई है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। When was the first session of Constitution Assembly had? सबसे पहली फर्स्ट सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो सबसे पहले कब हुआ था? तो वो CE में हुआ था, मतलब 1946, मतलब आज़ादी से पहले ये हो गया था, 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। Which one of the following articles of the Constitution of India deals with the adult suffrage? तो adult suffrage मतलब सब हर कोई जो है 18 साल से उम्र का 18 प्लस मतलब हर कोई वोट दे सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में की गई है? ये आर्टिकल 326 में की गई है, आर्टिकल 326। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया राइस प्रोडक्शन में? इंडिया की रैंक क्या है? सेकेंड। और ये जो है ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर
करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। PLI स्कीम इज़ नॉट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। PIL स्कीम जो है किससे रिलेटेड नहीं है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब PIL, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइसेस सभी से जो है ये रिलेटेड है। तो PLI स्कीम जो है ये मार्च 2020 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में 3 उद्योगों, मोबाइल संबंध घटक विनिर्माण, विद्युत और चिकित्सा उपकरण, अभी वर्तमान में 14 क्षेत्रों में जो है ये काम कर रही है, मतलब इवन उससे भी ज़्यादा में यूज़ कर रही है। अब तो ऑटोमोबाइल उद्योग के अभी शामिल है, ठीक है, जिसमें अब ऑटोमोबाइल उद्योग भी शामिल है। शुरू में जो है ये 3 से ही शुरू की गई 2020 के अंदर। तो मोबाइल, ऑटोमोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस शुरू में जो थी यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ला करके मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये वो है PLI स्कीम, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो लैंड रिफॉर्म हुआ उसका प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है लैंड को, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके पास में भी कुछ तो हो, अब आज़ाद हो गए तो अब तो उनके पास में कुछ हो भाई, तो इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भूमि का भूमिहीन किसानों के बीच पुनर्वर्तन करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 भूमि सुधार को प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये उसकी बात करती है लैंड रिफॉर्म की 38 और 39, आर्टिकल 38 एंड 39। तो यहाँ तक अब हम बात कर चुके हैं जो 30 क्वेश्चंस आए थे 2025 में जो पेपर हुआ था UPHESC का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी हम बात कर चुके हैं शिफ्ट 1 में। अभी हम अगली शिफ्ट की बात करेंगे और अब हम करेंगे इसका एक बारी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से।